हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों का। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ साथियों। देखिए साथियों, रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन की हम जो क्लासें लगातार चलाते आ रहे हैं, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ मैं, सहकारी समितियाँ। ये आपके इकाई जो 2 है, यूनिट जो आपकी सेकंड चल रही है, उसी का चैप्टर है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियां हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने जो इकाई सेकंड जो पढ़ी है साथियों, एक मिनट, हमने जो ठीक है, इकाई सेकंड जो पढ़ी है हमने साथियों, उस इकाई सेकंड में हमने अभी तक व्यवसाय पढ़ लिया है साथियों, और हमने क्या पढ़ लिया है साथियों, कृषि पढ़ ली है, और हमने क्या पढ़ लिया है, और हमने क्या पढ़ लिया है साथियों, सिलाई पढ़ ली है, और हमने क्या पढ़ लिया है साथियों, उपभोक्ता पढ़ ली है। पिछली वीडियो में हमने साथियों उपभोक्ता संरक्षण पढ़ा था। उपभोक्ता संरक्षण हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है साथियों। तो हमने पिछली वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साथियों सहकारी समितियां। क्या पढ़ेंगे? सहकारी समितियां। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको, ये छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी पढ़ा देता हूँ सहकारी समितियाँ। क्योंकि क्या है साथियों, इसकी डिटेल से वीडियो मैं आपके लिए एक और वीडियो कल लेकर आऊँगा साथियों। आज थोड़ा सा इसका परिचय, इसका अर्थ, कितना प्रकार है और क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो हम चीज़ें आज देखते हैं। देखिए साथियों, सहकारी समितियाँ क्या होती हैं साथियों? क्या है सहकारी समितियाँ? क्यों हम सुनते आते हैं, अक्सर हमने सुना है सहकारी समितियाँ, तो ये क्या होती हैं? आज आपको जानने को मिलेगा इसमें सहकारी समितियों के बारे में। देखिए साथियों, हम शुरू करते हैं सहकारी समितियां। सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है साथियों। सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से, साथियों कैसा उद्देश्य? विशिष्ट, कुछ अलग करना, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बनाया जाता है तथा इसमें सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें सब कैसे साथियों? मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो सहकारी समितियां क्या होती हैं साथियों? सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है। सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर मिलजुल कर क्या करते हैं साथियों? कार्य करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? सहकारी समितियां बोलते हैं। देखिए सहकारी समितियों का स्लोगन क्या है साथियों? ये स्लोगन क्या है साथियों सहकारी समितियों का? एक सबके लिए सब एक के लिए, एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारी समितियों का स्लोगन क्या है साथियों? एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारी समितियों का स्लोगन। हमने एक और स्लोगन पढ़ा था साथियों, जागो ग्राहक जागो। क्या पढ़ा था? जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो किसका स्लोगन है साथियों? उपभोक्ता संरक्षण का। किसका स्लोगन है? उपभोक्ता संरक्षण का। ये स्लोगन किसका है? एक सबके लिए सब एक के लिए। किसका है साथियों? सहकारी समितियों का। एक सबके लिए सब एक के लिए, सहकारी समितियों का ये स्लोगन है। अर्थात हम ये कहें कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित कौन सी समितियां हैं साथियों? सहकारी समितियां हैं। तो सहकारी समितियों का अर्थ देखा हमने। सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बनाया जाता है तथा इसमें सब मिलजुल कर क्या करते हैं साथियों? कार्य करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? सहकारी समितियां बोलते हैं। देखिए सहकारी समितियों की विशेषता क्या होती है साथियों? सहकारी समितियां स्वैच्छिक संस्था होती हैं या खुली संस्था होती हैं साथियों। देखिए सहकारी समितियां स्वैच्छिक संस्था होती हैं या फिर खुली संस्था होती हैं। स्वैच्छिक अर्थात खुली। हम कह सकते हैं कि सहकारी समितियां ऐसी संस्था होती हैं जिनमें कोई भी आकर इनके साथ मिल सकता है, कोई भी इनके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सहकारी समितियां इसलिए क्या है साथियों? स्वैच्छिक है। और क्या है साथियों? खुली संस्था होती है। सहकारी समितियां स्वैच्छिक एवं खुली संस्थाएं होती हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है, अर्थात इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सहकारी समितियां क्या होती हैं साथियों? स्वैच्छिक संस्था होती है एवं खुली संस्था होती है क्योंकि कोई भी इसमें क्या है साथियों? सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है साथियों? दूसरी इसकी विशेषता है कि सहकारी समितियों का निर्माण कम से कम 15 सदस्यों के द्वारा होता है साथियों। सहकारी समितियों का निर्माण कम से कम कितने सदस्य चाहिए साथियों? 15 सदस्यों द्वारा होता है जो कुल मिलाकर काम करते हैं, अर्थात जो मिलकर कार्य करते हैं। तो 15 सदस्यों को मिलाकर ही एक सहकारी समिति का क्या है साथियों? निर्माण होता है।
2 सदस्य मिलकर किसी सहकारी समिति को नहीं बना सकते, 15 सदस्यों को मिलाकर ही क्या है साथियों, सहकारी समिति का निर्माण होता है। अगला हमारा तीसरी विशेषता है, सहकारी समितियों का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों का जो निर्माण है किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है साथियों। सहकारी समितियों का निर्माण क्यों किया जाता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। सहकारी समितियों का ध्वज साथियों सतरंगी होता है, सतरंगी अर्थात जिसमें 7 रंग हो। सहकारी समिति का ध्वज कैसा होता है साथियों? सतरंगी होता है, जिसमें कितने रंग हो? 7 रंग हो। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सहकारी समिति की परिभाषा। क्या परिभाषा है? सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो मिलजुल कर किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये समितियां एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर आधारित होती हैं। सहकारी समितियों की विशेषताएं देखी हमने। सहकारी समितियों की पहली विशेषता है साथियों, सहकारी समितियां स्वैच्छिक संस्था होती हैं, या हम कह सकते हैं इसको खुली संस्था होती हैं। सहकारी समितियों का निर्माण कम से कम 15 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है साथियों। सहकारी समितियों का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है साथियों। और सहकारी समितियों का ध्वज सतरंगी होता है। कैसा होता है? सतरंगी होता है। चलिए आगे कुछ और विशेषताएं देखते हैं हम। 5वीं विशेषता जो आती है सहकारी समितियों की, वो है साथियों, सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है साथियों। किसका विषय है साथियों? राज्य सूची का विषय है। सहकारी समिति किसका विषय है साथियों? राज्य सूची का विषय है। सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय मानी जाती हैं। सहकारी समितियों का मूल मंत्र, सहकारी समितियों का मूल मंत्र क्या है साथियों? सामाजिक उत्थान। सहकारी समितियों का मूल मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक उत्थान होता है साथियों। सामाजिक उत्थान, सामाजिक उत्थान अर्थात सभी का विकास, सभी का विकास। सहकारी समितियों का मूल मंत्र क्या होता है साथियों? सामाजिक उत्थान, यानी समाज का विकास, सभी का विकास क्या है? सहकारी समितियों का मूल मंत्र होता है साथियों। अगला देखिए 7वीं इसकी विशेषता है, सहकारी समिति जो सहकारिता है सदस्यों द्वारा सदस्यों का संचालित कार्यक्रम है। सहकारिता का अर्थ क्या है साथियों? सदस्यों द्वारा सदस्यों का संचालित कार्यक्रम। सहकारिता का अर्थ क्या होता है? सदस्यों के द्वारा सदस्यों का संचालित कार्यक्रम सहकारिता का अर्थ होता है। तो सहकारिता का क्या अर्थ है? सदस्यों के द्वारा सदस्यों का संचालित कार्यक्रम ही क्या है साथियों? सहकारिता है। अगला देखिए 8वीं हमारी विशेषता है, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर से हुई। सहकारिता आंदोलनों की शुरुआत कहां से हुई साथियों? 1904 में कहां से हुई? अजमेर से हुई। तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई साथियों? अजमेर से हुई। कब हुई साथियों? 1904 में हुई। अगला पॉइंट है हमारा नवा, सहकारी जो समितियां हैं लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित हैं। सहकारी जो समितियां हैं वो लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने मत प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए सहकारी समितियां लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होती हैं। इसके अंतर्गत सभी लोगों का समान मत देने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत सभी लोग समान रूप से अपना मत विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सहकारी समिति क्या है साथियों? लोकतांत्रिक जो है पद्धति पर आधारित होती है। अगला हमारा पॉइंट है कि सहकारी समितियों का पंजीयन कराना आवश्यक होता है। सहकारी समितियों का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन क्या है साथियों? रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो कोई सहकारी समिति नहीं है। सहकारी समितियों का पंजीयन होना अनिवार्य है। तो सहकारी समितियों का पंजीयन कराना क्या होता है साथियों? आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा उचित प्रकार से जांच की जा सकती है, की जाती है या की जा सकती है। देखिए सहकारी समितियों के द्वारा किए गए कार्यों की एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा उचित प्रकार की जांच की जाती है। तो देखिए मेरी बात समझिए, सहकारी समिति कोई कार्य करती है तो उस कार्य की एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा जांच की जा सकती है। क्या की जा सकती है साथियों? जांच की जा सकती है। निष्पक्ष का अर्थ होता है वो किसी के पक्ष में नहीं होगा, ना ही सरकार के ना ही सहकारी समिति के। निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा क्या की जा सकती है साथियों? जांच की जा सकती है। तो सहकारी समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा उचित प्रकार से जांच की जाती है। सहकारी समितियों का प्रबंध सभी सदस्यों के द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। सहकारी समिति का प्रबंध सभी सदस्यों के द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। सहकारी समितियों का प्रबंध सभी सदस्यों के द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। तो ये क्या थी साथियों? सहकारी समिति की विशेषता है। सहकारी समितियां किसे कहते हैं साथियों? ये एक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो मिलजुल कर कार्य करता है। ठीक है, सहकारी समितियां कहती हैं। ये जो समूह होता है वो विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बनाया जाता है। अर्थात सहकारी समितियों में कुछ विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु कार्य किया जाता है साथियों। सहकारी समितियों का स्लोगन क्या होता है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। इस सिद्धांत पर आधारित होती हैं साथियों सहकारी
सहकारी समितियों की विशेषता क्या होती है? सहकारी समितियां स्वैच्छिक संस्था होती हैं या खुली संस्था होती हैं साथियों। इनमें कोई भी व्यक्ति आकर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है साथियों, इनमें इनकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सहकारी समितियों का निर्माण कम से कम 15 सदस्यों के द्वारा किया जाता है साथियों। सहकारी समितियों का निर्माण कितने सदस्यों के द्वारा किया जाता है? कम से कम 15 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और सहकारी समितियों का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। सहकारी समितियों का ध्वज सतरंगी होता है साथियों। सहकारी समितियों का ध्वज कैसा होता है साथियों? सतरंगी होता है। अगली विशेषता हमने पढ़ी कि सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है साथियों। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय मानी जाती है। सहकारिता का मूल मंत्र है साथियों सामाजिक उत्थान अर्थात समाज का विकास। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है साथियों? सामाजिक उत्थान। सहकारिता क्या कहलाता है साथियों? सदस्यों द्वारा सदस्यों का संचालित कार्यक्रम ही क्या है साथियों? सहकारिता है। सदस्यों के द्वारा सदस्यों का संचालित कार्यक्रम क्या कहलाता है साथियों? सहकारिता कहलाता है। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर से मानी जाती है साथियों। तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में कहां से हुई साथियों? अजमेर से हुई। सहकारी समितियां लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें अपने मत प्रस्तुत कर सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है साथियों। और सहकारी समितियों का पंजीयन कराना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। सहकारी समितियों का पंजीयन अर्थात रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। और सहकारी समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य की किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा जांच की जा सकती है। और सहकारी समितियों का प्रबंधन सभी सदस्यों के द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। यदि मिलजुल कर किसी का प्रबंधन नहीं किया जा रहा तो वो सहकारी समिति नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए नोट लगाइए, नोट लगाइए। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को राज्य सूची का दर्जा दिया गया। तो सहकारी समितियों को राज्य सूची का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया साथियों? 97 में। कौन से में दिया था साथियों? 97 में। कौन से में? 97 में। तो 97 संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को राज्य सूची का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जिसके तहत राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2012 लागू किया गया। अभी कौन सा है? 2012 वाला लागू है साथियों। अभी कौन सा है? सहकारी का अधिनियम 2012 वाला लागू है। तो देखिए इंपोर्टेंट नोट्स क्या थी कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को राज्य सूची का दर्जा दिया गया। राज्य सूची का क्या दिया गया साथियों? दर्जा दिया गया, जिसके तहत राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2012 लागू किया गया। ये इंपोर्टेंट बात थी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। विश्व में देखिए, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ साथियों, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किसने किया साथियों? रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया साथियों? रॉबर्ट ओवन ने। ये कहाँ के थे साथियों? इंग्लैंड। अर्थात कहाँ किया साथियों? विश्व में सहकारिता का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ साथियों? आपसे भी पूछा जाए तब भी आपको क्या करना है? इंग्लैंड। कहाँ हुआ साथियों? इंग्लैंड। किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया साथियों? रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। देखिए विश्व में सहकारिता का प्रारंभ, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ साथियों किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने किया साथियों। आगे देखिए साथियों, भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों का नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु, भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों का नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु 1904 में एक कानून बनाया गया था। तथा वर्तमान में सहकारी समितियों का, तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा कानून बना साथियों? कब बना? 1904 में। किस लिए बना? सहकारी समितियों का नियंत्रण करने के लिए। सर्वप्रथम कानून कब बना साथियों? 1904 में। लेकिन वर्तमान में कौन सा लागू है साथियों? अभी हम पढ़ के आए 2012 वाला संविधान संशोधन हुआ 97वां। तो वर्तमान में कौन सा कानून लागू है साथियों? 2012 वाला। यही बात कह रहा है ये कि भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों का नियमन तथा नियंत्रण करने के हेतु 1904 में एक कानून बनाया गया था। तथा वर्तमान में सहकारी समितियों का नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम 2012 लागू किया गया है। सहकारी समिति अधिनियम 2012 लागू किया गया है, यह आपको याद रखना है। अब भारत में सहकारी आंदोलन, भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें साथियों, भारत में सहकारी आंदोलन का मूल तत्व, जड़ें मतलब मूल तत्व क्या है साथियों? तो मूल तत्व क्या है साथियों? कृषि से संबंधित क्षेत्र है। कृषि से संबंधित क्षेत्र है साथियों, कृषि से संबंधित क्षेत्र है, कृषि से संबंधित क्षेत्र है। अर्थात सहकारी आंदोलन किसके लिए कार्य करते हैं? जो सहकारी संस्थाएं वो किसके लिए कार्य करती हैं साथियों? कृषि से संबंधित व्यक्तियों के लिए, कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए क्या करते हैं साथियों? कार्य करते हैं। कौन करती हैं? सहकारी
समितियां। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत में सहकारी आंदोलन की मूल जड़ें क्या थी साथियों? कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं। अब देखिए सहकारी समितियों के प्रकार पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं साथियों? सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती हैं साथियों? 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं साथियों? 5 प्रकार की होती है। पहली देखिए साख सहकारी समिति। क्या नाम है साथियों? साख सहकारी समिति। पहली है साख सहकारी समिति। साख सहकारी समिति, साख सहकारी समिति ऋण उपलब्ध करवाती है साथियों। क्या उपलब्ध करवाती है? आगे मैं आपको एक एक के बारे में डिटेल्स पढ़ाऊंगा। चलिए एक बार नाम लिख लीजिए आप। साख सहकारी समिति, भारत में सहकारी समितियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली हम पढ़ेंगे साख सहकारी समिति जो ऋण उपलब्ध करवाती है। दूसरी हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारी समिति जो उचित मूल्य की दुकान खुलवाती है। ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, अन्य स्तरों पर उचित मूल्य की दुकानें खुलवाती है। आवासन सहकारी समिति जो क्या है? कम कीमतों पर मकान उपलब्ध करवाती है। मुद्रण सहकारी समितियां, मुद्रण सहकारी समितियां ये कम कीमत से संबंधित हैं, लेकिन ये पैसे से के ऊपर संबंधित हैं, इसलिए मुद्रण सहकारी समितियां, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला है हमारा उत्पादन एवं वितरण सहकारी समिति। तो देखिए सबके बारे में हम एक एक से चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साख सहकारी समितियां। साख सहकारी समितियां क्या होती हैं साथियों? साख सहकारी समितियां ऋण उपलब्ध करवाती हैं। क्या उपलब्ध करवाती हैं साथियों? ऋण उपलब्ध करवाती हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ऋण उपलब्ध करवाने वाली निम्न में से कौन सी समिति है? 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आएंगे ये वाले, इनमें से कौन सी है साथियों? साख सहकारी समिति। साख सहकारी समिति क्या करवाती है साथियों? ऋण उपलब्ध करवाती है, वो भी कम दामों पर, कम रेट पर, कम ब्याज पर क्या है साथियों? ऋण उपलब्ध करवाती है। अब साख सहकारी समिति है उसके 2 भाग हैं साथियों। साख सहकारी समिति के कितने भाग हैं साथियों? 2 भाग हैं। पहला है साथियों सहकारी बैंक। पहला कौन सा है साथियों? सहकारी बैंक। और दूसरा है भूमि विकास बैंक। साख सहकारी समिति का कार्य क्या है साथियों? मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कम ब्याज पर क्या है साथियों? ऋण उपलब्ध करवाती है। कम ब्याज पर क्या उपलब्ध करवाती है साथियों? ऋण। तो साख सहकारी समिति इसका मुख्य कार्य लोन देना होता है साथियों। इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों? लोन देना होता है। साख सहकारी समितियों की सबसे बड़ी संस्था साथियों नाबार्ड है। क्या नाम है साथियों? नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। अभी इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो साख सहकारी समितियों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है साथियों? नाबार्ड है। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुंबई। ये भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो साख सहकारी समितियां की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है साथियों? नाबार्ड। कौन सी है साथियों? नाबार्ड। जिसकी स्थापना कब हुई साथियों? 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई साथियों? मुंबई में। कहाँ हुई? मुंबई में। तो देखिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना कि साख सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इनका मुख्य उद्देश्य ऋण उपलब्ध करवाना, वो भी कम ब्याज पर। ठीक है। ये जो साख सहकारी समितियां हैं इनकी सबसे बड़ी संस्था कौन सी है साथियों? नाबार्ड। कौन इनको नियंत्रण करता है? NABARD, नाबार्ड। कौन नियंत्रण करता है साथियों? नाबार्ड नियंत्रण करता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई साथियों? 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। अब देखिए साख सहकारी समितियां, जो साख सहकारी समितियां हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं साथियों? 2 भागों में। कितने भागों में विभक्त हैं साथियों? 2 भागों में विभक्त हैं। साख सहकारी समितियां कितने भागों में विभक्त हैं? 2 भागों में विभक्त हैं। देखिए जानते हैं हम उनके बारे में, दोनों के बारे में। तो साख सहकारी समितियां कितने भागों में विभक्त हैं साथियों? 2 भागों में। देखिए साथियों हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक देख लिया था कि जो साख सहकारी जो समितियां हैं, साख सहकारी जो समितियां हैं उनको कितने भागों में बांटा है साथियों? 2 भागों में बांटा है। साख सहकारी समितियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। साख सहकारी समितियों को 2 भागों में बांटा है। आपके पहले है सहकारी बैंक। पहला कौन सा है? सहकारी बैंक। दूसरा है भूमि विकास बैंक। हम सिर्फ एकमात्र पढ़ रहे हैं साख सहकारी समिति। इसका काम क्या है साथियों? इसका काम ऋण उपलब्ध करवाना है। ऋण उपलब्ध करवाना है, वो भी कम ब्याज पर। ऋण उपलब्ध करवाना है कम ब्याज पर। किसको उपलब्ध करवाना है साथियों? कृषि आधारित जो क्षेत्र है उससे संबंधित है ये। अर्थात हम कह सकते हैं किसको? कि जो कृषि से संबंधित व्यक्ति हैं उन सबको ये ऋण उपलब्ध करवाती है। कौन सी समिति? साख सहकारी समिति। साख सहकारी समिति में पहला आता है सहकारी बैंक, दूसरा आता है साथियों भूमि विकास बैंक। जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक साथियों अल्पकालीन लोन देता है। आपको याद रखना है कैसे लोन देता है? अल्पकालीन। अल्पकालीन से अर्थ है कि कम समय के लिए लोन देता है, जैसे 0 से 1 साल के लिए, 0 से 3 साल के लिए, 0 से 5 साल के लिए। इस तरह के जो लोन लेना चाहिए हमको, वो कौन सी कंपनी से लेते हैं? कौन सी समिति से लेते हैं साथियों? सहकारी से। कौन सी से लेते हैं? सहकारी बैंक से लेते हैं। कौन सी समिति से लेते हैं? सहकारी बैंक से लेते हैं। इसको मध्यकालीन लोन देने, मध्यकालीन में भी रखा जाता है साथियों। इसको किस में रखा जाता है? मध्यकालीन में भी रखा जाता है। तो जो सहकारी बैंक है अल्पकालीन लोन देता है, जैसे 0 से 1 वर्ष के लिए, 0 से 3 वर्ष के लिए, 0 से 5 वर्ष के लिए।
दूसरी है भूमि विकास बैंक। जो भूमि विकास बैंक है साथियों वो दीर्घकालीन लोन देता है। भूमि विकास बैंक कैसे लोन देता है साथियों? दीर्घकालीन लोन देता है। जैसे हम कहें 0 से 15 वर्ष, जैसे 0 से 15 वर्ष, जैसे 0 से 20 वर्ष, जैसे 0 से 10 वर्ष। तो इस तरह के जो लोन देता है वो कौन सी समिति देती है साथियों? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक कौन सी समिति देती है? भूमि विकास बैंक। तो हम पहला पढ़ रहे थे साख सहकारी समिति, उसमें हमने पहला देखा सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों का कार्य क्या है साथियों? अल्पकालीन लोन देते हैं, जैसे 0 से 1 साल के लिए, जैसे 0 से 2 साल के लिए, जैसे 0 से 5 साल के लिए। इस तरह के बैंक कौन सा लोन देता है साथियों? सहकारी बैंक देता है। और भूमि विकास जो बैंक है वो दीर्घकालीन लोन देता है, जैसे 0 से 15 साल के लिए, 0 से 20 साल के लिए। चलिए साथियों पहला देखते हैं हम सहकारी बैंक। पहले नंबर का बैंक कौन सा है साथियों? सहकारी बैंक। अब देखिए जो सहकारी बैंक है उसको 3 स्तर पर विभाजित किया है। सहकारी बैंक को कितने स्तर हैं साथियों? 3 स्तर है। सहकारी बैंक के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। पहला है राज्य स्तर पर, दूसरा है ग्रामीण जिला स्तर पर और तीसरा है ग्रामीण स्तर पर। पहला राज्य स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर और तीसरा ग्रामीण स्तर पर। जो सहकारी बैंक है साथियों उसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राज्य, दूसरा जिला, तीसरा ग्रामीण स्तर। देखिए राज्य स्तर पर है, जो राज्य स्तर पर बैंक है उसको साथियों अपेक्स बैंक बोला जाता है। आपसे पूछा जाए अपेक्स बैंक किसका नाम है, तो राज्य स्तर पर जो बैंक होता है अपेक्स बैंक बोला जाता है। राज्य स्तर का जो बैंक होता है साथियों उसको क्या बोला जाता है साथियों? अपेक्स बैंक बोला जाता है। अपेक्स बैंक जो होता है उसकी स्थापना साथियों 14 अक्टूबर को हुई। कब हुई साथियों? 14 अक्टूबर 1953। कब हुई साथियों? 14 अक्टूबर 1953 को हुई। तो हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर जो सहकारी समिति का, साख सहकारी समिति का जो बैंक होता है उसको क्या बोला जाता है साथियों? अपेक्स बैंक बोला जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों कब हुई? 14 अक्टूबर 1953 को हुई। इसका जो नाम है, जो अपने राजस्थान में इसका जो अपेक्स बैंक का जो नाम है वो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक नाम है साथियों। आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक किस बैंक का नाम है साथियों, तो जो साख सहकारी बैंक है उसके राज्य स्तर पर जो बैंक होता है उसका नाम है साथियों, जिसको अपेक्स बैंक भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय अपने राजस्थान में जयपुर है। ये पूरे राज्य के लिए वर्क करता है साथियों। ये क्या है? पूरे राज्य के लिए कार्य करता है। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा साथियों? इसमें राज्य स्तर वाला। 3 स्तर हैं इसके। सहकारी बैंकों के कितने स्तर होते हैं साथियों? 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा है? राज्य स्तर वाला। राज्य स्तर वाले बैंक को अपेक्स बैंक बोला जाता है। 14 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक इसका नाम है साथियों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। दूसरा आता है साथियों जिला बैंक। कौन सा आता है? जिला स्तर पर। कौन सा आता है साथियों? जिला स्तर पर। कौन से स्तर पर साथियों? जिला स्तर पर। दूसरा कौन सा है? जिला स्तर पर। जो जिला स्तर पर होता है साथियों इसको केंद्रीय सहकारी बैंक बोला जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए प्रश्न आएगा केंद्रीय सहकारी बैंक उपनाम है, या केंद्रीय सहकारी बैंक किसको बोला जाता है? फिर 3 ऑप्शन आएंगे, राज्य स्तर सहकारी समिति को, जिला स्तर सहकारी समिति को, या ग्रामीण स्तर सहकारी समिति को। फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि आप राज्य ही टिक करोगे, जबकि जिला स्तर पर जो बैंक खोले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है साथियों? केंद्रीय सहकारी बैंक बोला जाता है। जिला स्तर पर हर जिले पर एक मुख्यालय होता है इसका, हर जिले पर एक बैंक खोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसका नाम क्या रखा है? केंद्रीय सहकारी बैंक। तो केंद्रीय सहकारी बैंक कौन से स्तर पर होता है साथियों? जिला स्तर पर। जबकि राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक होता है। राजस्थान में इसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। राज्य स्तर पर कौन सा होता है साथियों? अपेक्स बैंक। जिला स्तर पर कौन सा होता है? केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक 1910 में खोला गया, वो भी कहाँ पे साथियों? अजमेर। तो राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर खोला गया। कब खोला गया साथियों? 1910 में खोला गया। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक अजमेर में खोला गया 1910 में। और राज्य में 31 सहकारी बैंक हैं। वर्तमान में राज्य में कितने सहकारी बैंक हैं साथियों? 31 सहकारी बैंक हैं। और कौन कौन से जिले में नहीं है? करौली और राजसमंद में सहकारी बैंक नहीं है, जो जिला स्तर वाले हैं। करौली और राजसमंद में जिला स्तर का जो सहकारी बैंक है वो नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? करौली और राजसमंद में। कहाँ कहाँ है? 31 बैंक है, मतलब सभी 33 डिस्ट्रिक्ट में, सभी 33 जिलों में है। अब जो नए जिले अभी बने हैं साथियों उनमें अभी उनका जिलों का खुद का मुख्यालय अभी तय नहीं हुआ है। जिलों का पूर्ण रूप से जो है निर्वाचन, पूर्ण रूप से हम ये कहें गठन अभी उनका नहीं हुआ है, चल रहा है उन प्रकार। तो उनके बारे में जब अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, आपको क्या याद रखना है? जिला स्तर पर जो बैंक होता है उसको केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं। राजस्थान में इस बैंक को प्रथम बार 1910 में अजमेर में खोला गया था। और राज्य में 31 सहकारी बैंक है। करौली और राजसमंद में ये नहीं है। अब देखिए ग्रामीण स्तर पर साथियों जो बैंक होते हैं उनका नाम होता है प्रथम सहकारी बैंक।
ग्रामीण स्तर पर जो बैंक होते हैं उनका नाम क्या होता है साथियों? प्रथम सहकारी बैंक। प्रथम सहकारी ग्रामीण बैंक 1905 में बिनाए अजमेर में खोला गया। तो ये भी कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर में खोला गया। ये भी कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर में खोला गया। तो देखिए जिला स्तर पर पहला बैंक कहाँ खुला? अजमेर में। और ग्रामीण स्तर पर पहला बैंक कहाँ खुला? अजमेर में। और इन सब का मुख्य संस्था कहाँ है साथियों? जयपुर में। इन सब की मुख्य संस्था कहाँ है साथियों? जयपुर में। मुख्य संस्था मतलब पूरे राज्य के लिए जो कार्य करती है वो कहाँ है? जयपुर में। उसको क्या बोला जाता है साथियों? अपेक्स बैंक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अपेक्स बैंक। ग्रामीण स्तर वाले को क्या बोला जाता है? प्राथमिक सहकारी बैंक बोला जाता है। प्रथम सहकारी ग्रामीण बैंक 1905 में भिनाए। भिनाए कहाँ साथियों? भिनाए में। भिनाए कहाँ है साथियों? अजमेर में। भिनाए कहाँ है? अजमेर में। तो प्रथम सहकारी ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया? भिनाए अजमेर में खोला गया। और जिला स्तर पर कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर में खोला गया। कब खोला गया? 1910 में। कौन कौन से जिलों में नहीं है? करौली और राजसमंद में नहीं है। कितने जिलों में है? 31 जिलों में है। और राज्य स्तर पर इसको अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक इसका नाम है साथियों। उसके अलावा जयपुर इसका क्या है साथियों? मुख्यालय है। अब देखिए साथियों हमने आज क्या क्या पढ़ा साथियों? हमने आज जो पढ़ा साथियों, देखिए हमने आज जो पढ़ा वो साख सहकारी बैंक पढ़ा साथियों। क्या पढ़ा? साख सहकारी समिति बोलिए आप इसको, साख सहकारी समिति समझिए। साख सहकारी समिति हमने आज पढ़ा। साख सहकारी समिति को हमने दो भागों में विभक्त किया। कितने भागों में विभक्त किया साथियों? दो भागों में विभक्त किया। एक कौन सा था साथियों? एक था आपका भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। और एक कौन सा था साथियों? आपका एक कौन सा था साथियों? सहकारी बैंक। एक कौन सा था? सहकारी बैंक। हमने आज साख सहकारी समिति पढ़ी। साख सहकारी समिति का कार्य क्या है साथियों? कार्य क्या है इसका? ऋण उपलब्ध करवाना। क्या है साथियों? ऋण उपलब्ध करवाना। क्या कार्य है इसका? ऋण उपलब्ध करवाना। किसको देना है साथियों? किसानों को या किसानों से संबंधित क्षेत्रों में ये ऋण देता है। जैसे पशुपालन पर भी ये ऋण देता है, जैसे मछली पालन पर भी ये ऋण देता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में ये ऋण उपलब्ध करवाता है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। साख सहकारी जो समितियां हैं आपसे पूछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऋण उपलब्ध करवाना। पहला हमने पढ़ा सहकारी बैंक, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा साथियों? भूमि विकास बैंक। अब देखिए भूमि विकास बैंक हमने आज इसकी डिटेल नहीं पढ़ी है, इसको भी पढ़ेंगे। दो स्तर पर होता है भूमि विकास बैंक। कितने स्तर पर होता है साथियों? दो स्तर पर। इसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने सहकारी बैंक पढ़ा। सहकारी बैंकों के तीन प्रकार पढ़े हमने। एक होता है राज्य स्तर पर जिसको अपेक्स बैंक बोला जाता है, एक होता है जिला स्तर पर जिसको केंद्रीय बैंक बोला जाता है, और एक होता है ग्रामीण स्तर पर जिसको प्राथमिक सहकारी बैंक बोला जाता है। ये हमने तीन पढ़े। जिला स्तर वाला और ग्रामीण स्तर वाला दोनों ही अजमेर में खोले गए थे साथियों। एक को 1905 में और एक को 1910 में खोला गया था। ये हमको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कौन सा खोला गया था साथियों? पहले कौन सा? तो 1905 ग्रामीण वाला खोला गया। 1905 में खोला गया ना था। और उसके बाद कौन सा खोला गया साथियों? उसके बाद खोला गया जिला स्तर वाला। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे साथियों। और कल की क्लास में हम जो सेकंड इसका वो है उसको हम पार्ट को पढ़ेंगे, भूमि विकास बैंक को पढ़ेंगे। इसके अलावा और जो समितियां थी उन सब के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की किसी नई क्लास में। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।